औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्कोप साइंस एकेडमी में वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट या आरएलसी सीरीज़ सर्किट के बारे में बताएंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते, तो वो पॉइंट्स इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल इजी करके कि आप ये देखेंगे कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल और इसकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, वो प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर करके समझाएंगे और आप देखेंगे कि किस कदर ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो है वो आसान है। आमतौर पर सीरीज रेजोनेंस सर्किट या रेजोनेंस सर्किट या फिर इसको आरएलसी सीरीज सर्किट का नाम दिया जाता है। अब आरएलसी सीरीज सर्किट का नाम इसको क्यों दिया जाता है और इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ आपने पीछे पढ़ लिए हैं। आज हम इन तीनों को एक ही सर्किट के अंदर यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इन तीनों को अगर एक सर्किट में यूज करते हैं तो हमें इसका क्या फायदा है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो चलते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके पास हमने एक रजिस्टर, ये आपके पास रजिस्टर है, ये आपके पास इंडक्टर है और ये आपके पास कैपेसिटर है। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को हमने सीरीज के अंदर जोड़ दिया है इसके साथ एक एसी सोर्स के साथ। ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ हमने इसको सीरीज के अंदर जोड़ दिया। अब यहाँ पर तीनों फैक्टर्स हैं। हमें पता है कि रजिस्टर में से जब करंट फ्लो करेगा तो रजिस्टर अपोजिशन ऑफर करेगा और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी आर, इसको हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू आई आर। इंडक्टर के क्रॉस जब करंट फ्लो करेगा तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी एल दैट इज इक्वल टू आई एक्स एल। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। एक्स एल क्या है? ये है आपके पास इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर की अपोजिशन। जैसे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है इसी तरह से इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। ये आपके पास आ गया कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको हम वी सी से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज आई एक्स सी। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है ये आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर की। तो आपने पढ़ा है कि रजिस्टर के अंदर हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और करंट ये आपस में इन फेज होते हैं। इसी तरह से आपने इंडक्टर में पढ़ा है कि इंडक्टर के अंदर हमारे पास वोल्टेज लीड करता है और करंट जो है वो लैग करता है। और कैपेसिटर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट जो है वो लीड करता है और वोल्टेज जो है वो लैग करता है। अब ये इसके अलावा जो आपके पास इंडक्टर है इसकी जो रिएक्टेंस है एक्सएल ये 2 पाई एफ एल के बराबर और कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है एक्सी दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो इनकी रिएक्टेंस को अगर हम देखते हैं तो रिएक्टेंस को देखते हमें एक चीज समझ आती है, वो ये है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हमने इसके साथ इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ जो सर्किट लगाया है, जो वोल्टेज सोर्स लगाया है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और आमतौर पर इसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है जो हम यूज करते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है कैपेसिटर पे, इंडक्टर पे, इन दोनों को ही इफेक्ट करती है। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, अगर हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, इंडक्टर की रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगी और कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम हो जाएगी। कैपेसिटर बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हमने एक वायर कनेक्ट की हुई है। तो इस सूरत में आपका जो सर्किट बनता है वो आर एल बनता है, आर एल सर्किट ये बन जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर जो है ये डोमिनेट कर जाता है। एक और स्टूडेंट्स आपको बात बता दें कि जो रजिस्टर है हमारे पास, रजिस्टर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होता, इसमें से एसी भी गुजरता है और डीसी भी गुजरता है। इसके अलावा एसी डीसी दोनों के लिए ये अपोजिशन ऑफर करता है, दोनों में ही करंट कंट्रोलिंग डिवाइस इस्तेमाल होता है। जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर ये एसी के अंदर करंट कंट्रोलिंग डिवाइस यूज होते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी की। तो लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा कि लो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर की रिएक्टेंस लो हो जाएगी और कैपेसिटर की रिएक्टेंस हाई हो जाएगी और ये बन जाएगा हमारे पास आरसी सर्किट। ये हमारे पास आरसी सर्किट। यहां पर क्या होगा, कैपेसिटर डोमिनेट कर जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर ये बन गया आरएल सर्किट और लो फ्रीक्वेंसी पे भी ये बन गया आरसी सर्किट। लेकिन हमने तो इसको आरएलसी सर्किट बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर तीनों ही जो है वो अपना रोल अदा करें। तो हम एक ऐसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी लेते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एट विच XL is equal to XC। तो हम ऐसी फ्रीक्वेंसी लेते हैं जहां पर हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है ये आपस में इक्वल हो जाए। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो वो आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो क्या होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी एट विच XL is equal to XC। वो फ्रीक्वेंसी जहां पर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की रिएक्टेंस आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास वेक्टर डायग्राम, ये आ गई आपके पास रेजिस्टर की, ये आ गया आपके पास ये इंडक्टर की आ गई और ये आ गई आपके पास कैपेसिटर। तो मैंने इनकी रेजिस्टेंस यूं समझ लें कि इंपीडेंस डायग्राम हमने बनाई है। तो तीनों फैक्टर्स यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं तो अगर XL XC के बराबर हो जाते हैं तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। वेक्ट्रिकली दोनों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। पहले हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। XL जो है ये ओमेगा L के बराबर होता है और XC जो है ये 1 ओवर ओमेगा C के बराबर होता है। ओमेगा को इधर ले आते हैं, L को इधर ले जाते हैं, तो ओमेगा C ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 ओवर LC। ओमेगा बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी, तो ये ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर LC स्क्वायर रूट। ओमेगा 2 पाई f के बराबर होता है, तो ये 1 ओवर LC स्क्वायर रूट। 2 पाई को उधर ले जाएं तो f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई LC स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पर आते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत मुश्किल है। आज आपको बताते हैं कि ये प्रॉपर्टीज इसकी जो है ये बहुत ही आसान है। सिर्फ अगर आपको यहाँ तक जो बात क्लियर हो गई उसके बाद प्रॉपर्टीज हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 1 ओवर 2 पाई LC स्क्वायर रूट। ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर XL, ये दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि XL और XC आपस में इक्वल है। तो XL एंड XC कैंसल ईच अदर। तो XL और XC क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये भी, इसने इसको कैंसिल कर दिया, अब आपके पास क्या चीज बच गई? सिर्फ रेजिस्टर बच गया। तो सर्किट आपके पास रेजिस्टिव है, सर्किट इज रेजिस्टिव। तो सर्किट आपके पास क्या है? सर्किट आपके पास रेजिस्टिव है। अच्छा, इसके बाद रेजिस्टिव सर्किट हो गया तो रेजिस्टेंस की बात है। तो रेजिस्टेंस में हमने एक बात कही थी यहाँ शुरू में कि रेजिस्टर के अंदर हमारे पास वोल्टेज और करंट ये इन फेज होते हैं। तो अगर वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सबसे पहले XL XC ने एक दूसरे को कैंसिल किया, सर्किट आपके पास रेजिस्टिव है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर जो है वो अपना रोल अदा कर। अब रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास क्या है? वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज हैं। तो अगर वोल्टेज और करंट इन फेज हैं, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज,
वोल्टेज और करंट इन फेज है, पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और थीटा 0 और cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये cos 0 क्या है, cos थीटा आपके पास था पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1, तो पावर फैक्टर आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। हमने देखा कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान ग्राफ बनाता हूं, तो मैंने देखा था कि शुरू में फ्रीक्वेंसी अगर लो थी तो लो फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास क्या था, आरसी सर्किट था, और जो हाई फ्रीक्वेंसी थी, हाई फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास आरएल सर्किट था, दो रेजिस्टिव कंपोनेंट्स मौजूद थे। तो हमने एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फाइंड की, ये वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया। तो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपके पास जो अपोजिशन समझ लें, इंपीडेंस जिसे हम कहते हैं, तो इंपीडेंस जो है वो मिनिमम है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपके पास इंपीडेंस मिनिमम, तो इंपीडेंस हमारे पास क्या है, मिनिमम है। जब इंपीडेंस मिनिमम होगा, जैसे हम ये रिलेशन ड्रा करते हैं ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे लिखेंगे V इज इक्वल टू आई जेड, क्योंकि Z जो है ये आपके पास इंपीडेंस है, और इसको आप R भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे Z की बजाय R लिखेंगे, क्योंकि सर्किट अब सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है, और ये मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, तो आप इसको लिखेंगे I नॉट इज इक्वल टू V नॉट ओवर R। तो इंपीडेंस मिनिमम हो गई और करंट आपके पास मैक्सिमम हो गया, और इस मैक्सिमम करंट को ग्राफ के अंदर हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये पॉइंट मैंने ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद जो आखिरी हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि रेजोनेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज। अब इस पॉइंट का अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता कि सोर्स वोल्टेज से कैसे ज्यादा हो। देखें, सपोज करते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो है 5 वोल्ट, और इस इंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो हमारे पास वो भी अगर 5 वोल्ट है, तो इधर भी 5 वोल्ट और इधर भी 5 वोल्ट, और एसी सोर्स यहां से हमें मिल रहा है 2 वोल्ट। तो 5 वोल्ट इंडक्टर का, 5 वोल्ट कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का, तो क्या होगा कि जो आपके पास रेजोनेंस पर एट रेजोनेंस पर आपके पास VL इज इक्वल टू VC, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ये आपस में इक्वल है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर वो हो जाएगा आपके पास 2 वोल्ट। तो ये जो सोर्स वोल्टेज से जो वोल्टेज मिल रहा है, अब वो वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर पर ड्रॉप हो रहा है। इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 5 है, और रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। ये 2 वोल्ट कौन सा है, ये 2 वोल्ट सोर्स वोल्टेज है। तो यहां पर फिर हम कहते हैं कि हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सोर्स वोल्टेज, के सोर्स वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है इंडक्टर कैपेसिटर पर। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज आपके पास RLC सीरीज सर्किट, जिसमें आपने पहले सर्किट डायग्राम बनानी है। सर्किट डायग्राम में तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपने रिप्रेजेंट करना है। इससे एक और बात आपने जहन में रखनी है कि क्योंकि ये सीरीज है सर्किट, सीरीज के अंदर जो वोल्टेज वो डिवाइड होगा, लेकिन करंट जो है ये सेम रहेगा। इंडक्टर और कैपेसिटर की जब हम ये रिएक्टेंस का रिलेशन लिखते हैं, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि बोथ डिपेंड्स अपॉन अ फ्रीक्वेंसी, बट इंडक्टर की फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी के जो एक किस तरह से डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इंडक्टर की अपोजिशन बढ़ेगी, कैपेसिटर की अपोजिशन कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी, इंडक्टर की अपोजिशन कम होगी, कैपेसिटर की अपोजिशन
बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि आप कैपेसिटर अच्छा काम करे तो हमें फ्रीक्वेंसी हाई रखनी पड़ेगी, और अगर हम चाहते हैं कि इंडक्टर अच्छा काम करे तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो रखनी पड़ेगी। फिर आपने इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फाइंड की है जिसको हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपने ड्राइव किया, उससे हमें फिर पता चला कि आपके पास रेजोनेंस कंडीशन पर एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सर्किट इंपीडेंस होगा, वोल्टेज करंट इन फेस होगा, पावर फैक्टर आपके पास 1 होगा, इंपीडेंस मिनिमम होगी, करंट आपके पास मैक्सिमम होगा जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वी नॉट ओवर आर के बराबर, और रेजोनेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर ये आपके पास ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू सोर्स वोल्टेज। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आरएलसी सीरीज सर्किट। मजीद कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।